सुबह का वक्त लिटानी गांव के एक 2 मंजिला हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां लग चुकी है। अंदर फ्लोर से लेकर दीवारों तक खून ही खून है। जो भी ऑफिसर अंदर जाता है कांपता हुआ बाहर निकलता है, क्योंकि ऐसा मंजर इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। धीरे धीरे लाशें गिननी शुरू होती है। 1, 2, 3, पूरे 8। एक पूरा का पूरा खानदान खत्म। और जब आखिरी लाश एक लड़की की उठाई जा रही होती है तो उन्हें पता चलता है कि इसकी सांस चल रही है और उसका नाम है सोनी, जो कि इस घर के मालिक पूर्व एमएलए रेलू राम पुनिया की अपनी बेटी है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है साल 2001 के हरियाणा के हिसार जिले की एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे राज्य को हिला दिया था। क्योंकि इस कत्ल का असली मास्टरमाइंड कोई बाहर वाला नहीं था, वो खुद उस घर की बेटी थी। इस कहानी को समझने से पहले इसके किरदारों को समझना जरूरी है। रेलू राम पुनिया की शुरुआत एक ट्रक क्लीनर के रूप में होती है। मिडिल क्लास घर से ताल्लुक रखने वाले रेलू राम काले तेल यानी कि बिटुमिन के धंधे में अपना किस्मत आजमाते हैं और देखते ही देखते वो हरियाणा के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाते हैं। 1996 में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में एमएलए भी बन जाते हैं। देखते ही देखते वो इतने अमीर हो जाते हैं कि रिटानी गांव में एक ऐसा मैंशन बनवाते हैं जिसकी मिसाल पूरे हरियाणा में दी जाती थी। गाड़ी सीधे सेकंड फ्लोर के बेडरूम तक जाती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ ये घर देखने आते थे। रेलू राम की 2 शादियां होती है, पहली ओमी देवी से और दूसरी कृष्णा देवी से। ओमी देवी से उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है सुनील, और कृष्णा देवी से उनकी 2 बेटियां होती है, बड़ी बेटी सोनिया और छोटी बेटी प्रियंका। आगे चलकर सुनील की शादी शकुंतला से होती है और उनके 3 छोटे बच्चे होते हैं, लोकेश, शिवानी और प्रीति। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, दौलत, इज्जत, एक भरा पूरा परिवार। लेकिन इस हवेली की दीवारों के अंदर कुछ और ही पक रहा था, और उसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक इंसान की लालच से, जिसे सब कुछ चाहिए था। सोनिया बचपन से ही जिद्दी और अपने पापा की लाडली थी। जो चाहती वो उसे मिल जाता। जब वो बड़ी हुई तो उसे प्यार हुआ एक संजीव कुमार नाम के व्यक्ति से, जो कि एक ताइक्वांडो चैंपियन था। लेकिन ऐसा आदमी जिसके पास ना ज्यादा पैसा था, ना ही कोई खास प्रॉपर्टी। पुनिया परिवार को शुरू से ही ये रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन बेटी के जिद के सामने एक पिता को हार माननी पड़ी और उन्होंने संजीव और सोनिया की शादी करवाई। शादी के बाद सोनिया दिल्ली में संजीव के साथ रहने लगती है, लेकिन प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। और संजीव के पास कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो सोनिया बार बार अपने पिता के पास जाती और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगती। वो चाहती थी रेलू राम अपनी सैकड़ों एकड़ जमीनों में से बस कुछ बेचकर उन्हें दे दे, ताकि संजीव का कोई बिजनेस शुरू हो सके। रेलू राम इस चीज के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन एक शख्स, सोनिया का सौतेला भाई सुनील, इस चीज का सबसे बड़ा विरोध करता है। सुनील साफ कह देता है जमीन नहीं बिकेगी, पैसा चाहिए तो कैश ले लो, लेकिन बाप दादा की जमीन बेचकर किसी एक को फायदा पहुंचाना ठीक नहीं। देखा जाए तो सुनील की ये बात गलत नहीं थी, लेकिन सोनिया के लिए ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक अपमान था। हर बार जब वो अपना हक मांगती तो जवाब उसे ना ही मिलता। एक दिन गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि सोनिया अपने ही सौतेले भाई के सर पर रिवॉल्वर तान देती है। घर वालों के लिए ये सिर्फ एक झगड़ा था, जो कि पैसे लेकर तय हो जाने वाली बात थी। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी अपनी बेटी के दिमाग में क्या पक रहा है, क्योंकि सोनिया के दिमाग में अब एक नया हिसाब चल रहा था। अगर ये सब लोग ना रहे तो पूरी प्रॉपर्टी, पूरा कारोबार, सब कुछ सिर्फ उसका हो जाएगा। और इसी सोच के साथ उसने एक मास्टर प्लान बनाया। सोनिया अपने परिवार वालों को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि प्रियंका का बर्थडे, जो असल में 24 अगस्त को होता है, एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। घर वालों को लगता है कि ये एक प्यारी सी सरप्राइज है और पूरा परिवार बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होता है। रेलू राम, उनकी पत्नी कृष्णा, सुनील, उनकी पत्नी शकुंतला, उनके 3 बच्चे, प्रियंका और खुद सोनिया अपने पति संजीव के साथ। रात को खाना बनता है। जानबूझकर म्यूजिक को फुल वॉल्यूम पर रखा जाता है, इतना तेज कि बाहर तक आवाज ना जा पाए। और उस रात सोनिया अपने पिता की फेवरेट खीर बनाती है, जिसमें उसने छुपकर नशीली दवा मिलाई हुई थी। एक एक करके उस खीर को सब खाते हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है
कि उसने दूध में भी कुछ नशीला पदार्थ मिलाया था, जो कि बाद में बच्चों को दी जाती। पूरा परिवार एक एक करके खीर खाते हैं और धीरे धीरे सबको गहरी नींद आने लगती है। रात गहरी होती जाती है। सिर्फ 2 लोग जागे रहते हैं, सोनिया और संजीव। अब टाइम आता है इनका प्लान एग्जीक्यूट करने। संजीव अपनी रिवॉल्वर निकालता है, पर सोनिया उसे रोक देती है, क्योंकि रिवॉल्वर में गोलियां सिर्फ 6 थी और मारने थे इन्हें 8 लोग। ऊपर से रिवॉल्वर की आवाज सुनकर कोई भी आ सकता था। तभी सोनिया नीचे गराज से एक लोहे की रॉड उठाती है और संजीव के हाथ में थमा देती है, और संजीव एक एक करके कमरों में जाता और सर पे वार करना शुरू करता। सबसे पहले उसने रेलू राम के सर पर वार किया। वार करते वक्त संजीव खुद घबराया हुआ था, लेकिन उसे हिम्मत दे रही थी सोनिया। जब उसने रेलू राम के सर पर पहला वार किया तो सोनिया खुद जाकर चेक कर रही थी कि सांस अभी भी बची है या नहीं। उसके बाद सोनिया उसे कहती है कि सांस अभी भी बची हुई है। संजीव दोबारा रेलू राम के सर पर वार करता है और वहीं रेलू राम दम तोड़ देते हैं। उसके बाद बारी आती है उनकी पत्नी कृष्णा। धीरे धीरे कर ये एक एक कमरे में जाते हैं और सबको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। म्यूजिक इतनी तेज बजती है कि किसी को पता ही नहीं चलता बाहर कि अंदर क्या हो रहा है। सोनिया की माँ कृष्णा को मारने के बाद वो जाती है सुनील की बीवी शकुंतला के कमरे में। पहले शकुंतला को मारती है, फिर उसके 3 छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शती। उन्हें भी एक एक कर खत्म कर दिया जाता है, मानो जैसे संजीव के सर पर हैवानियत सवार। और हर वार के बाद सोनिया खुद जाकर चेक करती और संजीव को थम्स अप दिखाती कि हाँ, काम हो गया। ये खूनी खेल लगभग 2 घंटे तक चला, जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो चुका था। आखिर में खुद सोनिया संजीव से अपने सर पर हल्का सा वार करने को कहती है, ताकि दुनिया को सोनिया के ऊपर शक ना हो। संजीव रात के अंधेरे में घर से निकल जाता है। सोनिया जमीन पर घायल पड़ी रहती है, मरने का नाटक करते हुए। और अगली सुबह जो होता है वो आप इस कहानी की शुरुआत में सुन चुके हैं। पुलिस पहले सोचती है ये एक लूट का मामला है, क्योंकि एक पूर्व एमएलए के कई दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन जांच शुरू होते ही एक चीज साफ हो जाती है कि घर से एक भी रुपया या एक भी गहना नहीं उठाया गया था। इसका मतलब ये लूट नहीं थी। जांच आगे बढ़ती है और पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है। उस डायरी में सोनिया ने अपने पति संजीव के नाम एक खत लिखा था, जिसमें वो अपने पूरे परिवार से नफरत और उन्हें रास्ते से हटाने की बात लिखती है। नौकरों ने बताया ये डायरी सोनिया मैडम की है। पुलिस सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां सोनिया एडमिट थी। पुलिस सोनिया से पहले उसकी हैंडराइटिंग कंफर्म करवाती है और फिर उसके सामने वो खत रखती है। उस खत को देखते ही सोनिया टूट जाती है। संजीव दिल्ली से पकड़ा जाता है और जल्द ही पूरी कहानी उगल देता है। दोनों का आमना सामना कराया जाता है और थोड़ा दबाव बनाने पर सोनिया खुद सब कुछ कबूल कर लेती है। एक पूर्व एमएलए का पूरा परिवार खुद उसकी बेटी के हाथों से खत्म हो जाता है। ये खबर पूरे हरियाणा में आग की तरह फैलती है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अब अदालत में शुरू होने वाली थी। केस अदालत में पहुंचता है, लेकिन ये केस सीधा नहीं था। ज्यादातर सबूत सर्कमस्टेंशियल थे। कोई लाइव आई विटनेस नहीं जिसने खुद वार होते हुए देखा हो। पूरा केस उस डायरी, उस खत और दोनों के अपने इकबाल पर टिका हुआ था। 31 मई 2004 को हिसार सेशंस कोर्ट ने सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई। 2005 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट फिर से फांसी की सजा बहाल कर देती है। सोनिया राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजती है, पहले प्रतिभा पाटिल के पास जो कोई फैसला नहीं लेती, फिर प्रणब मुखर्जी 2013 में याचिका खारिज कर देते हैं। फांसी की तारीख तय की जाती है, लेकिन जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट एक नया फैसला देता है। जिन लोगों की फांसी की सजा में लंबी देरी हुई है उन्हें उम्र कैद में बदल दिया जाए, क्योंकि हर दिन मौत का इंतजार करना खुद एक मौत की सजा है। सोनिया और संजीव का केस भी इसी लिस्ट में शामिल होता है। फांसी जो लगभग पक्की थी हमेशा के लिए रुक जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2018 में संजीव फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर पैरोल लेकर जेल से बाहर आता है और सीधा गुजरात भाग जाता है, जहां वो खुद को एक बाबा बनाकर पेश करता है। पोस्टर लगते हैं, हजारों भक्त जमा होते हैं, लेकिन फरवरी 2021 में कोई उसे मेरठ में पहचान लेता है और पुलिस दोबारा पकड़ लेती। और फिर आता है दिसंबर 2025, जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट सोनिया और संजीव को इंटरिम बेल दे देते हैं।
इस बुनियाद पर कि उन्होंने लगभग 24 साल जेल में काट लिए हैं। कुछ हफ्तों बाद रेलूराम के भाई और उनके बच्चे, जिनके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में इस रिलीज के खिलाफ पिटीशन डालते हैं। केस अभी भी अदालत में चल रहा है। उस हवेली में जहां कभी 8 लोगों का खून बहाया गया था, अब रेलूराम के भाई और उनके बच्चों का कब्जा है। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी जो कभी सोनिया के नाम होने वाली थी, खूनी विरासत के रास्तों से उनके चाचा के पास पहुंच चुकी है। सोनिया का अपना खुद का बेटा है जो घटना के वक्त सिर्फ 1.5 वर्ष का था, अब लगभग 27-28 साल का होगा। कानूनन हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत वह अपने नाना की प्रॉपर्टी पर अपना हक मांग सकता है, एक ऐसा हक जो शायद कभी ना कभी ये कहानी फिर से जिंदा कर दे। 8 लोग एक रात में खत्म हो गए, सिर्फ एक बेटी के पैसों की भूख के लिए। और 24 साल बाद वही बेटी एक दिन फिर अपने घर की दहलीज पर खड़ी हो सकती है। ये कहानी सिर्फ एक सवाल खड़ा करती है कि जब खून के रिश्ते पैसों से तोले जाएं, तो इंसाफ का मतलब क्या रह जाता है। आज की कहानी यहीं तक, अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।